जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन का जवाब दिए थे, तो वो क्वेश्चन था कि काकरापारा परियोजना कहाँ पे स्थित है, और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। तो काकरापारा परियोजना जो है गुजरात में है और यह ताप्ती नदी पे है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रासाइट होता है। तो इसमें सबसे पहले जो जवाब दिए थे उनका नाम है गोलू रॉयल, और दूसरे नंबर पर हैं अमित कुमार, जो वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हैं और इसी ग्रुप से संबंधित थे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी में जो है होमवर्क के माध्यम से दिया गया था भारत के जलप्रपात और झीलें, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, झील के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में है? केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। राजसमंद झील किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ पे होगा? राजस्थान पे होगा। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। आगे बताइएगा, सात ताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। देखिए, जिस झील में जो है लास्ट में ताल जो जुड़ जाएगा, ठीक है, सफिक्स जुड़ेगा लास्ट में ताल, तो वो कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। कुछ अपवाद जैसे भोज ताल हो गया, चंद्र ताल हो गया, सूर्य ताल हो गया, सब अपवाद में है। चंद्र ताल सूर्य ताल कहाँ पे है? हिमाचल में। और भोज ताल कहाँ पर है? राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसे भोपाल में है वो जगह। आगे बताइएगा, अष्टमुडी झील कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। और फतेहपुर सिकरी एक जगह है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे बताइएगा, डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है। आगे बताइएगा, शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और जिसमें नाग सब जुड़ जाएगा, नाग या नागिन, वो कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। आगे बताइएगा, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। एकमात्र तैरता जो है यहाँ पे क्या है? नेशनल पार्क है, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? मणिपुर में है, और यह लोकटक झील में ही है, ठीक ना। आगे बताइएगा, सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। आगे बताइएगा, डिडवाना झील कहाँ पे है? राजस्थान में। राकसताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। इसमें भी ताल लग रहा है, कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। एक देखिए, ये क्वेश्चन फुलहर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। यूपी में। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल या एक दो साल पहले पूछा था, प्रीवियस ईयर में। देवताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को, ठीक है। मदुरई क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर। और देवभूमि किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को, ठीक है। आगे बताइएगा, हमीरसर झील कहाँ पे है? गुजरात में जगह, ठीक है। होकेरा कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे बताइएगा, उदय सागर झील कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक है। नागिन झील जम्मू कश्मीर। नाग नागिन जो भी है कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लोनार झील महाराष्ट्र। ये जो है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था, ठीक है। उल्का पिंड गिरने से क्या हुआ था? ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था, उससे क्या हुआ था? लोनार झील। क्वेश्चन पूछता है क्रेटर द्वारा निर्मित झील कौन सा है, तो लोनार झील हो जाएगा। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में, बुल्ढाना जिला में है। बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, पेरियार झील कहाँ पे है? केरल में। पेरियार झील है और पेरियार नदी भी है वहाँ पर, ठीक है। और पेरियार परियोजना भी वहाँ पे है, ठीक ना। आगे बताइएगा, सूरज कुंड झील कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। आगे बताइएगा, जयसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अभी तेलंगाना में हो जाएगा वर्तमान में, ठीक है। हैदराबाद के पास पड़ता है वो, गोलकुंडा किला के पास है, ठीक है। आगे बताइएगा, अब जो है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? लद्दाख में है ना? देखिए, सबसे ऊंचाई पर हो जाएगा चोलामू, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे ऊंचा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल। कहाँ पे है ये?
कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है, ठीक है ना। अगर बताइएगा 12 पानी जलप्रपात कहाँ पे है? उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है, ठीक है। अगर बताइएगा दूध सागर कहाँ पे है? गोवा। कर्नाटक और गोवा में है, ठीक है। दूध सागर झील भी है, वहाँ पे दूध जैसा धारा दिखाई पड़ता है दूर से देखने पर। रेलवे का वहाँ से ट्रैक गुजरा है तो वहाँ से साफ साफ नजर आता है, ठीक है। आगे बताइएगा बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में होगा। कहाँ पे होगा? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। आगे बताइएगा कुने जो है जलप्रपात वो कहाँ पर है? लोनार, लोनार महाराष्ट्र में। कुने जलप्रपात कहाँ पे है? लोनार महाराष्ट्र में हो जाएगा। और एक है कूनो नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे बताइएगा बिहार जलप्रपात कहाँ पे है? राजस्थान। ये टोंस नदी पर है, ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड में, ठीक है। जहाँ पे अभी मिथुन कार्यरत है वहीं आसपास में है, झारखंड में। तो बताइएगा हुंड्रू कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड में। और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है? झारखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी को कहते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी। चंबल नदी पर है, ठीक है। आगे बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? शिव समुद्र कर्नाटक। कर्नाटक में है। और यह किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। ये किस क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जो है ये बहुत बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे बताइएगा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और एक धुआंधार जलप्रपात है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। जबलपुर जगह है वहां पर है ये, ठीक ना। और नर्मदा नदी पर ही है। अगर बताइएगा बिहार का एकमात्र जलप्रपात ककोलत जलप्रपात है जो ककोलत है, जो कहाँ पे है? नवादा में है। और भी है लेकिन छोटा मोटा, उतना चर्चित नहीं है। आगे बताइएगा महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील जो है किसके द्वारा निर्माण हुआ है? इसका ज्वालामुखी क्रेटरों के द्वारा या ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है, ठीक है। नहीं, चित्रकूट का 455 है। 455 तो कुचिकल का है। थोड़ा आप लोग क्रॉस चेक करिए गूगल पे। आगे बताइएगा यहाँ पे तो उतना ही लिखा हुआ है, 455 लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो चित्रकूट जलप्रपात शायद ये छत्तीसगढ़ में है। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बताइए आप लोग कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात जो है किस नदी पर है? गोकक नदी पर ही है, ठीक है। आगे बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। आगे बताइएगा सो मोरारी झील कहाँ पे है? लद्दाख में। जितना भी सो आएगा, ठीक ना, सो जितना लगा होगा सब मतलब क्या होता है? झील होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी में हो जाएगा। जोग प्रपात जो है, जोग फॉल्स किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और इसका एक नाम और है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम है इसका? महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे बताइएगा चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उड़ीसा के भाग में जो तट है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। पूर्वी घाट तट क्या बोलते हैं? मालाबार या कोरोमंडल? कोरोमंडल तट बोलते हैं। और केल तट क्या बोलते हैं? केल तट को मलाबार तट। और ये गोवा से लेके महाराष्ट्र क्या बोलते हैं? कोंकण तट। चलिए बहुत अच्छा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। और सर्वाधिक खारा झील कौन सा है? सांभर झील है, ठीक है। सबसे अधिक नमकीन जो है वो कौन सा है? सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। और सबसे बड़ी पूछेगा खारे पानी की झील वो क्या होगा? चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का झील हो जाएगा, उड़ीसा में चिल्का झील होगा। आगे बताइएगा वसुंधरा जलप्रपात जो है, वसुंधरा बोल रहे थे हम, वसुधारा है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अलकनंदा पे। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। चलिए आगे बताइएगा पुलिकट झील का विस्तार किन दो राज्यों में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। किस राज्य में है वो? वर्तमान में वो राज्य है कि या किन से प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है ये। उस पर अधिकार किसका होता है?
केंद्र सरकार का होता है। आज ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था वो खत्म होता है। आगे जो है पॉलिटी में था 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद था। तो आप लोग बताइएगा अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? संघ और राज क्षेत्र। संघ और राज क्षेत्र। दूसरा बताइएगा अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरे में क्या है? सीमा नाम परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन। ठीक है, जैसे तेलंगाना राज्य बना था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना था? ये अनुच्छेद 3 के तहत बना था। ठीक है, 3 से तेलंगाना को रिलेट कर लीजिए आप लोग, रूट वर्ड पकड़िए, तेलंगाना और 3। ठीक है, तीसरे हो जाएगा। आगे है अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है? 2 और 3 मिला। पहली अनुसूची और चौथे अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों के बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, आगे देखिएगा भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। और भाग एक में क्या था? संघ एवं राज क्षेत्र। संघ एवं राज क्षेत्र। 2 में क्या है? नागरिकता है। बताइएगा नागरिकता जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 5 से 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो इसमें बताइएगा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 में। मतलब पाकिस्तानी व्यक्ति कुछ जो है सो भारत आना चाहते हैं तो भारत का नागरिकता जो मिलेगा उसको अनुच्छेद 6 के तहत मिलेगा। ठीक है, आगे है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 हो जाएगा। देखिए 6 और 7 कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। होता है जो पाकिस्तान से आए व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा और साथ में जो यहाँ से गए पाकिस्तान के उनको दिया जाएगा नागरिकता। ठीक है, आगे बताइएगा नागरिकता के अधिकारों को बना रहना अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 10 में वर्णित है। मुख्य बोल्ड है, जो इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बताइएगा आप लोग 11 में क्या वर्णित है? संसद द्वारा दिया जाएगा नागरिक। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में अधिकार एवं बनाया गया विधि जो होता है वो अनुच्छेद कितना में है? 11 में। आगे बताइएगा भाग 3 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार। मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? परिभाषा है। इसकी परिभाषा है। ठीक है, किसका परिभाषा है? मूल अधिकार का। अगर देखिए 13 में क्या वर्णित है? अल्पीकरण हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकारों से संगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 14 में क्या वर्णित है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि मतलब कानून। आगे है 15 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 15 में धर्म जाति मूल वंश के आधार पर विभेदीकरण। धर्म मूल वंश जाति या लिंग या जन्म के आधार पर किसी का विभेद या प्रतिषेध जो होता है नहीं किया सकता है। ठीक है, किसी को जैसे उसके धर्म लिंग या समुदाय के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा 16 में क्या वर्णित है? लोक अवसर में नियोजन की समानता। लोक अवसर में नियोजन रोजगार वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें जो है सो नौकरी वगैरह होता है, सरकारी जो भी लाभ होता है उसमें क्या होता है? लोक नियोजन में अवसरों की समानता होता है। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मिलेगा। नहीं 16 ये सॉरी 16 में हो जाएगा। और एक मूवी बना था, आप लोग देखे होंगे, आर्टिकल 15 देखे थे आप लोग? तो आर्टिकल 15 जो है वही धर्म लिंग जाति जो है उसी के आधार पर फिल्म बना था। ठीक है, आयुष्मान खुराना था उसमें। चलिए आगे बताइएगा ये आर्टिकल 15 जो है वो अनुच्छेद पे था वो। आगे बताइएगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसमें क्या होता है? छुआछूत का जो है सो अंत किया गया था इसमें। ठीक है, और इसके आधार पर जो है सो मतलब कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं या केस कर सकते हैं किसके अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार। आगे है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधि लिया भी जाएगा इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है, और दिया भी जाएगा। ठीक है, छीन लेगा भी इसी के तहत, और कोई ग्रहण भी करेगा तो अनुच्छेद 18 तक करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सहमति से कोई भी विदेशी सम्मान प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रपति से सहमति लेना ही होता है कि हमको जैसे कोई विदेशी देश का जो है कुछ सम्मान मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह को मिलता है, कोई राजनेता को मिलता है। ठीक है, हाँ, तो उसकी सहमति से मिलता है। ऐसे प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है लेकिन उसमें भी सहमति होता है। सहमति क्या उसी के पक्ष से होते हैं।
तो उतना मतलब नहीं लगता। लेकिन और सामान्य व्यक्ति जो होता है वो जब भी कोई सम्मान लेगा तो राष्ट्रपति के यहाँ सम्मान या पुरस्कार कोई भी होता है, जैसे नाइटहुड का उपाधि किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नाइटहुड को ही सर बोलते थे, ठीक है, सर या नाइटहुड। या महात्मा गांधी को मिला था केसरे हिंद की उपाधि मिला था, तो विदेशी से ही मिला था, बोर के युद्ध के अंत किनको मिला था, ठीक ना, महात्मा गांधी को। तो जो भी पुरस्कार या सम्मान मिलेगा वो राष्ट्रपति की सहमति से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है? देश की स्वतंत्रता, वाक एवं वाक एवं स्वतंत्रता के हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या वर्णित है? प्रेस की क्लॉज 1 में क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा? 19 के 2 में हथियार और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण बिना हथियार के, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में क्या हो जाएगा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, बहुत अच्छा। 4 में क्या वर्णित है? पूरे देश में आवागमन की स्वतंत्रता। पूरे देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19 के 4 में वर्णित है। 19 के 5 में क्या हो जाएगा? वहीं जाके रहने की कहीं रहने बसने की क्षमता है। और 6 में क्या वर्णित है? कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका देश के अंदर जीविकोपार्जन के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 हटा दिया है। ये 5 में ही हो जाएगा, ठीक है। 6 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, हटा दिया गया। अब ठीक है। 7 में है ना, बोला जो आप बोले। 7 में क्या था? तो 7 में था तो पहले जो मतलब ये 6 में था ना वो हटा दिया, तो अभी जो है 6 में वही हो जाएगा, व्यापार करने की स्वतंत्रता। जब 20 से 1 हट गया तो वो उसका स्थान ले लेगा, जी में हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जी में क्या था? 19 जी में क्या था? कोई भी व्यापार एवं जीविकोपार्जन करने के लिए पूरे देश के अंदर व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, जी में हो जाएगा। और ई जो है 5वें नंबर का जो ई था वो था देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता जो था अनुच्छेद के ए में वर्णित है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के ए में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन है? अपराध दोष सिद्धि। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। इसमें भी कुछ और है। 20 के 1 कौन सा हो जाएगा? 20 के शिक्षा दूसरा बुक निकाल तू बोला, कौन यही ठीक बर्नवाल का बुक था ना पास में, है, वो देख लीजिएगा पॉलिटी में थोड़ा सा। वो तो 20 के 1 में नहीं रहे। चलिए देख लेते हैं उसको एक बार ठीक से। देखिए 20 का है ना सब, 20 चलिए 1 2 3 सब देख लेते हैं, बताइएगा आप लोग। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत जो है 3 संरक्षण दिया गया, ठीक है। पहला क्या है? अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 जो हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई एक बार किसी को मर्डर किया है और उसका सजा 2-3 बार मिल जाए उसको, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो है सो उसको एक गुनाह के लिए एक सजा एक बार ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अपराध करने के समय जो कानून होगा वही उसी के तहत सजा मिलेगा, ना कि पहले और बाद की सजा मिलेगा। अब मान लीजिए कि कुछ दिन पहले 3 तलाक जो था वो जो था मतलब वैधानिक था, ठीक है। अभी क्या हो गया? गैर कानूनी हो गया वो, ठीक है, 3 तलाक। तो अब अभी का नियम और पहले का नियम, अगर कुछ दिन पहले का केस होगा तो उसको सजा उसी के तहत मिलेगा, और अभी का अगर केस है तो सजा जो है सो अभी वर्तमान जो केस है उसी के आधार पर मिलेगा, ठीक है। तो जो समय होता है उसी के तहत सजा मिलता है उसको, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया? 20 का 3 जो है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको जो है से जबरदस्ती नहीं किया कि आप जो है से न्यायालय में जाके बोलिए कि हम ही मर्डर किए हैं, ठीक है, ऐसा उसको करने से मना कर सकता है। अनुच्छेद के तहत 20 के 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है? प्राण एवं दैहिक संरक्षण, प्राण एवं, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसी में है निजता का अधिकार भी, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। गोपनीयता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति हमसे अगर कोई चीज दिखाने को या मांगने को बोल रहा है, अगर वो मेरा मन नहीं है तो उसको नहीं दिखाएंगे, ये मेरा क्या है? निजता का अधिकार है, ठीक है।
आगे, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के वंचित नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 के तहत सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए, ठीक है। उसको जैसे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हर ब्लॉक में एक हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल होता है, देखें, इसी के अंतर्गत होता है ये। इसके लिए भारत सरकार ने संसद के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या करता है सरकार, क्या करती है, इसके लिए क्या किया है सरकार ने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बनाया था और अक्टूबर 2010 को जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ पे है, नई दिल्ली में, जबकि 4 अन्य पीठें हैं, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई, महानगर जितने भी हैं उसमें बना के दिया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में जो होता है पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ये। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 19 के क में क्या वर्णित है, राज्य सरकार जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को, ठीक है, 21 को ही बोल रहे हैं, अच्छा 19 को बोल दिए थे, चलिए फ्लो में बोल दिए होंगे। देखिएगा, अनुच्छेद 21 क में क्या वर्णित है, 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से जिससे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका एक संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। संशोधन कौन सा था, 86वां था, ठीक है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 22 में क्या वर्णित है, नहीं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है, और निरोध का संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस जो है सो मनमाने ढंग से अरेस्ट कर ले, ठीक है, तो उसके पास 3 प्रकार का फ्रीडम होगा। पहला हो गया, क्या हो गया, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, किस रीजन से उसको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया है, उसको बताना पड़ेगा, उसका गुनाह क्या है। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर, मतलब आने जाने का समय होता है उसको छोड़कर, मतलब यहाँ से जो रास्ते में उसको ट्रेवलिंग जो टाइम लगा होगा उसको छोड़कर जो हिरासत में लिया उसका समय, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है, 24 घंटा के अंदर, ठीक है। तीसरा है, उसे अपने मन पसंद वकील या गवाह रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता है। चलिए, निवारक निरोध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 22 में, किसमें है, 22 में है। चलिए आगे बताइएगा, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1950 में, कब हुआ था, 1950 में। इसके तहत 2-3 एक्ट और आया था, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट हुआ था, उसमें क्या है, जैसे रॉलेक्ट एक्ट था ना, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। आतंकवादी गतिरोध, जैसे मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब दंगा फैलाने या आतंकवादी गतिविधियां होता है उसमें, तो उसमें मतलब कोई वकील वगैरह ये सब केस उससे होता है ना, बहुत जटिल हो जाता है, प्रक्रिया हो जाता है। जैसे एक पोटो एक्ट 2001 में आया था, इसके तहत ये भी सख्त कानून था, ठीक है। इसमें हिरासत में लेने पर क्या होता था, बहुत मुश्किल से उसमें क्या होता, जमानत मिलता था। चलिए आगे बताइएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। इसमें क्या होता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उसको खतरनाक या जोखिम भरा काम में जो उसको नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। अब बलाश्रम किसमें था, 23 में था। 23 में क्या है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, बिना वेतन का जो होता है मजदूरी, क्या कहलाता है, बेगारी कहलाता है, ठीक है, बेगारी हो गया। इस तरह का जो जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है सो आप लोग केस कर सकते हैं, ठीक ना। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। अगर देश को जरूरत है कि मतलब कहीं सेना में भर्ती होना है या ऐसा कुछ जरूरी पड़ेगा देश को, तो उस समय में बाध्य किया जा सकता है सरकार के द्वारा, इस स्वतंत्रता है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 25 में क्या वर्णित है, धर्म का अंतःकरण, धर्म का अंतःकरण। 26 में क्या है,
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 27 में क्या वर्णित है? कर मुक्त टैक्स, धार्मिक कार्यों पे क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स मुक्त होता है ये। धार्मिक 28 कार्य में पर दिया गया रकम जो होगा ना, उस पे टैक्स नहीं लगता है। मुक्त होगा। कोई भी दान वगैरह होता है मंदिर वगैरह में, ट्रस्ट वगैरह में, उस सब पे क्या होता है? टैक्स नहीं लगता है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 28 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 28 में है, अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर जो भी सरकार द्वारा जो है से फंडेड अगर स्कूल वगैरह है या इंस्टीट्यूट कोई भी है, उसमें अगर राज्य से फंड मिलता है या देश से फंड मिलता है तो उसमें है सो धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब किसी एक विशेष धर्म शिक्षा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मदरसा वगैरह हो गया, ये सब क्या है? स्पेशल में आता है कोटा में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण, अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 30 में क्या वर्णित है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। 31 जो है सो न्यस्त कर दिया गया था। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत कितने प्रकार की रीति जारी होते हैं? 5 प्रकार जारी होते हैं। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में रीति जारी करता है? अनुच्छेद 32 में। और उच्च न्यायालय 226 में रीट जारी करता है। तो रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठता, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्ष पता है आप लोग को? शरीर, आपके पास शरीर है, आपके पास शरीर है, इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है, ठीक है। उस व्यक्ति, यह जो होता है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया, ठीक है ना। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे था, बताइएगा, अनुच्छेद 38 में क्या वर्णित है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, ठीक है। अगर बताइएगा 40 क में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 में संगठन हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे बताइएगा, 45 में क्या वर्णित है? शिक्षा के बारे में ही है, ठीक है, शिक्षा संबंधित है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 48 में क्या वर्णित है? कृषि एवं पशुपालन। 47 में क्या वर्णन था? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए 47 के तहत ही जैसे शराबबंदी वगैरह हुआ था इसी में था, ठीक है। 47 में पोषाहार वगैरह भी यही हो जाएगा। आगे है 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। चलिए, पॉलिटी आज टास्क जो दिया गया था वो खत्म होता है। आगे जो होमवर्क माइंस दिया गया था वो साइंस में क्या था? तंत्रिका तंत्र था, ठीक है। सो शुरू करते हैं। चलिए, आज जो है साइंस में जो है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दिया गया था मानव नेत्र, ठीक है। होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। आप लोग भी अगर इस सेशन का जो है होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज जो है मानव नेत्र दिया गया था। बताइएगा, मानव शरीर में कोई वस्तु को देखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? नेत्र, ठीक है। नेत्र या आंख कहिए उसी को, उसी का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, ये सब क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.5 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। आगे बताइएगा, नेत्र का आगे का उभरा भाग जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शी या अपारदर्शी? पारदर्शी होता है, इसलिए क्या होता है? प्रकाश प्रवेश कर पाता है। आगे बताइएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है तो है आंख का, कौन सा अंग दान किया जाता है? कॉर्निया, ठीक है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। मानव नेत्र जो होता है उसका जो कॉर्निया है किस जीव के कॉर्निया के समरूप है? लगभग मिलता जुलता है शार्क के जैसा, ठीक है। इसलिए शार्क का जो है सो यूज कर सकते हैं हम लोग आंख में, ठीक है। आंख के कॉर्निया के जगह पे उसका यूज कर सकते हैं। आगे बताइएगा,
आँख में प्रकाश जो है से किससे प्रवेश करता है? प्यूपिल से। निर्भर करता है प्यूपिल से। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी का आँख नीला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का अंश होता है ये आइरिस कान। किसका होता है? आइरिस कान होता है। आँख जो होता है किसके समान व्यवहार करता है? कैमरा के समान। किसके व्यवहार करता है? कैमरा के समान। आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस के समान जो होता है आँख का लेंस कार्य करता है। बताइएगा आगे। आँख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनता है। बड़ी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के छोटे से जगह पे बन जाता है, इसलिए क्या इसको बोलेंगे? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटा बनता है। तो क्या हो गया? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, और मानव रेटिना पे जो है सबसे सुग्राही पॉइंट कौन सा है? स्पॉट कौन सा है? येलो या ब्लैक? येलो स्पॉट है। ठीक है, एक येलो स्पॉट होता है, क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, मानव नेत्र के ब्लाइंड स्पॉट पे दिखाई नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? येलो स्पॉट पे। ठीक है, चलिए। मानव नेत्र का कौन सा जगह से होता है मस्तिष्क को इलेक्ट्रिक संकेत पहुंचता है? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, आगे बताइएगा। आँख के आगे का भाग जो होता है जलीय द्रव का बना होता है, वो कैसा होता है? नमकीन या क्षारीय? कैसा होगा? नमकीन होता है। ठीक है, आँख को कितनी मांसपेशियों के द्वारा पकड़ा जाता है? 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, आगे बताइएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूरदृष्टि में क्या करते हैं? उत्तल लेंस करते हैं। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा बीमारी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है? बैक्टीरिया हो जाएगा। और ग्लूकोमा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ग्लूकोमा वायरस और ट्रेकोमा बैक्टीरिया के कारण होता है। आँख में कौन कौन सेल होते हैं? रॉड एवं कोन सेल। रॉड एवं कोन सेल होते हैं। रॉड सेल क्या मदद करता है? रात में या अंधेरे में देखने में सहायक होता है। कौन सेल होता है? रॉड सेल। उल्लू के पास कौन सेल अधिक होता है? रॉड सेल। इसलिए क्या होता है? वो रात में भी देख पाता है। आगे बताइएगा। कौन सेल कार्य क्या है? मतलब कलर आर पकड़ना। मानव आँख को कलर पहचानने में हेल्प करना। ठीक है, कौन सेल। आगे बताइएगा। खुली आंख से छींकना संभव है या असंभव है? असंभव है। कोई भी व्यक्ति है तो खुला आंख से छींक नहीं पाएगा। आगे बताइएगा। कितने हफ्ते से छोटे शिशु में आंख में आंसू का निर्माण नहीं होता है? 6 से 8 हफ्ते। 6 से 8 हफ्ते। बहुत अच्छा अजीत जी। आगे बताइएगा। जन्म के समय शिशु क्या होता है? वर्णधांध होते हैं। ठीक है, उसको कलर का पहचान नहीं होता है। आगे बताइएगा। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष क्या होता है? अधिक बारीकी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सार का कोर्निया जो है से मानव के आंख के से क्या करता है? समानता दिखाता है। इसलिए क्या कर सकते हैं? उसको सर्जरी के द्वारा उसके कोर्निया का उपयोग मानव नेत्र में कर सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा। उल्लू में कौन सा सेल अधिक होता है? रॉड सेल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। का संबंध किससे है? आंख से। उसको रात में क्या होता है? धुंधला दिखाई पड़ता है या स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। आगे बताइएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? निकट बनेगा। और दूर दृष्टि में क्या बनता है? दूर बनता है। मतलब आंख के लेंस जो होता है उससे क्या बनता है? निकट बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए क्या होता है? उसमें निकट दृष्टि होता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है? रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आंख में क्या होता है? रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। चलिए बताइएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है? स्पष्ट नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा सीधा मतलब देखने की अधिकतम दूरी कितना है? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है और इसके बाहरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? एस्केलरा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली का पर्दा, उसे क्या बोलते हैं? उसे आइरिस बोलते हैं। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा।
मानव नेत्र के भीतर एक द्रव पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कचाव द्रव। क्या बोलते हैं? अच्छा कचाव द्रव बोलते हैं। यहीं पे खत्म होता है साइंस वाला, और आज जो टास्क दिया गया था वो भी यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग जो है आज बताइएगा क्वेश्चन के माध्यम से कि शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है और मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिए। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमारे प्रयासों को सराहने के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।